आज ही हम बात करेंगे बाउंस चेक पर, ब्लैंक चेक पर, जाली चेक पर। इससे मुताल्लिक़ हमारे क़वानीन क्या कहते हैं और ऐसे मामलात में मुतासर शख्स के पास क्या हकूक़ रह जाते हैं। और हमारे यहाँ तो अलमिया है, आपने भी देखा होगा, मुझे तो समटाइम्स हंसी आ जाती है। आपने अक्सर अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग देखे होंगे, उनके पास शायद छालिया लेने के भी पैसे ना हो, लेकिन जब आप उनसे कोई बात कर रहे होते हैं, उन्होंने आपसे पैसे निकलवाने होते हैं, तो वो एक ब्लैंक चेक काट के अपने साइन करके आपको दे देते हैं। बंदा पूछे तुम्हारे पास सिगरेट खरीदने के पैसे नहीं है और बंदा चेक काट के दूसरों को देता फिर रहा है। तो ये बड़ा मज़ीका खेस इस तरह की हरकतें होती हैं और आपने इन चक्करबाजों से, इन नौसरबाजों से किस तरह से आपने मोहतात रहना है। जाली चेक अगर खुदा न खासा अल्लाह ना करे आपको मिल जाता है, बड़े फ्रॉड्स होते हैं, बड़े मामलात होते हैं, तो आपने क्या एहतियाती तदाबीर करनी है, क्या पहचान होती है। अगर ऐसा हो जाता है आपके साथ कोई स्कैम, तो उसकी कानूनी चाराजोई क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए माहिर कानून, बल्कि मारूफ माहिर कानून, इनको आप मुख्तलिफ टीवी टॉक शोज़ में देखते रहते हैं। हमारे साथ जी चौधरी नसीर अहमद कंबो साहब मॉर्निंग शो में मौजूद है। कंबो साहब वेलकम करते हैं आपको। जी बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, सलामत रहें। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी कंबो साहब, जाली चेक बनाने या इस्तेमाल करने पर पाकिस्तान क्या कहता है, पाकिस्तान के कवानीन क्या कहते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली ये जो चेक्स हैं, जैसे आपने इंट्रो में फरमाया कि लोगों के पास पैसे होते नहीं, ना वो उनका फाइनेंशियल स्टेटस होता है। हाँ। चेक बुक उन्होंने अकाउंट खुलवा के रखी होती है लोगों को लूटने के लिए, फ्रॉड करने के लिए, झांसे देने के लिए चेक देते हैं। जी ये चेक पकड़ें, महीने बाद 2 महीने बाद जाके कैश करवा लें, तो किसी से बेनिफिट लेते हैं, कैश की सूरत में लेते हैं, या किसी की चीज़ें उठा लेते हैं, उठा के आगे भेज देते हैं। तो बहरहाल इसमें 2002 में पाकिस्तान पीनल कोड जो है ना, जिसमें सारे ऑफेंसेस बयान किए गए हैं पाकिस्तान पीनल कोड में। इसी तरह चेक जो है ना, यानी जो जाली चेक दिया जाता है, जिसको कहा जाता है डिसऑनेस्टली इशूइंग अ चेक, कि बददियानती से जो है चेक इशू किया जाता है, उसको पाकिस्तान पीनल कोड में ऑफेंस ऐड किया गया और वो ऑफेंस है 489F। अच्छा। पीपीसी पाकिस्तान पीनल कोड। और उससे पहले जो था, लोग रिकवरी के दावे करते थे अगर चेक बाउंस हो जाता था, तो अब जो है वो इसको ऑफेंस डिक्लेयर किया गया है और 2002 से ये ऑफेंस है। अब जो है कोई भी शख्स जो है किसी को चेक जारी करता है, उस चेक में जो है वो 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो उसने कोई उसका कर्ज देना है, अच्छा, उसकी एवज जारी कर रहा है, या कोई फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन, उसके ज़ुम्मे कोई ऑब्लिगेशन थी, वो ऑब्लिगेशन अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए वो उसको चेक देता है कि आप इतनी तारीख को ये चेक जाके प्रेजेंट करें और इसको कैश करवा लें। अब होता ये है कि चेक जारी करना जो है ये जुर्म कब बनता है? चेक किसी ने दे दिया, चेक देने के बाद जब वो ड्यू डेट में जब प्रेजेंट किया जाता है बैंक में, जब प्रेजेंट करने के बाद वो चेक जो है वो डिसऑनर हो जाता है इस पॉइंट पे कि जी इनसफिशिएंट फंड्स हैं, कि जी आपके तो अकाउंट में पैसे नहीं है जितने का आपने चेक दिया, या आपने सिग्नेचर गलत कर दी है चेक पे, या जो है वो चेक दे के बाद में अकाउंट स्टॉपेज कर दी, पेमेंट ब्लॉक करवा दिया अकाउंट। तो मुख्तलिफ जो है ना वजूहात लिखी हुई हैं वन करके कि किन किन सूरतों में चेक जो है वो बाउंस हो जाता है, लेकिन इनसफिशिएंट फंड जो है ना ये सबसे ज़्यादा कॉमन है। तो मैं अवामुन नास को आगाही के लिए बताना चाहूँगा कि जब आप किसी से चेक लें तो आपने कौन सी एहतियातें करनी है और किन चीज़ों का ख्याल रखना है। आप जब कोई आपको चेक देता है तो आपने जब ड्यू डेट जो है ना, उस ड्यू डेट के फौरन बाद उसको प्रेजेंट करना है। लोग ऐसा करते हैं कि चेक जो है वो उसको कहते हैं कि जी आप पेमेंट दें, वो प्रेजेंट करने के लिए उधर नहीं जाने देता, टरखाता रहता है कि जी मैं आपको महीने बाद पेमेंट दे दूंगा, 2 बार कर दे दूंगा, 3 बार दे दूंगा, आप फिर प्रेजेंट कीजिएगा। तो उससे क्या होता है कि आप जो ड्यू डेट है प्रेजेंट करने की, उससे 6 महीने के अंदर अंदर चेक लाजमी प्रेजेंट करना होता है। अच्छा। अगर आप 6 महीने प्रेजेंट नहीं करते और वो 6 महीने गुजर जाते हैं तो वो फिर चेक जो है वो बेकार हो जाता है, स्टेल चेक हो जाता है। अच्छा। फिर उसके बाद आप उसको ना प्रेजेंट कर सकते हैं, प्रेजेंट करेंगे भी तो वो डिसऑनर नहीं होगा, उस पर आप रिकवरी का ऑर्डर 37 का दावा भी नहीं कर सकते। कुछ लोग जानबूझ के थोड़ा सा हेर फेर करते हैं, अपनी सिग्नेचर ही गलत कर देते हैं। आप वो चेक लेके बैंक जाते हैं कैश करवाने के लिए और वो बैंक वाले कह देते हैं कि ये सिग्नेचर ही नहीं मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में फिर वो जो चेक इशू करने वाला है, जिसने साइन करके आपको चेक दिया है, उस पर क्या कानूनी? देखिए चेक गलत चेक साइन करके देना भी चेक पे, वो भी जुर्म उतना ही जुर्म है जितना इनसफिशिएंट फंड्स है। अच्छा। आपने जब चेक लेना है, आपने उसके साइन चेक करने हैं,
पहले तो लेना है कि जो बंदे जिससे आपने पैसे लेने हैं वो चेक उसी के अकाउंट का है, ये तसल्ली कर लें। ये ना हो कि वो चेक किसी और के अकाउंट का आपको थमा दे। फिर आपने उसके सिग्नेचर चेक करने हैं, फिर आपने चेक बाय नेम लेना है अपने। अक्सर होता है कि लोग चेक जारी कर देते हैं, वहां ऊपर लिख देते हैं सेल्फ या कैश। अब मैं जब आप बैंक में पैसे निकलवाने जाएं, आपने अपने चेक से पैसे निकलवाने हैं तो वहां पे आप सेल्फ या कैश लिख देते हैं। लेकिन जब मैंने आपको किसी अदायगी में चेक दे रहा हूं तो मैंने किसी से चेक लेना है तो वहां पे अपना नाम लिखवाएं, पता चले कि ये चेक इसने मुझे बाय नेम दिया है और इसने मेरे पैसे देने थे। अक्सर लोग वहां पे कैश या सेल्फ फिल करके आपको चेक दे देते हैं, आप जाके चेक प्रेजेंट करते हैं, वो चेक बाउंस हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है, बाद में आप पर्चा करवाते हैं, उसकी इस बना पे जमानत हो जाती है कि इसने तो आपको बाय नेम चेक दिया ही नहीं था, ये तो चेक था सेल्फ या कैश, उसने अपने लिए लिखा था कि उसने जाके बैंक से पैसे निकलवाने थे। तो लिहाजा अवामुन नास को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जो अमाउंट चेक में लिखी गई है वो जो उर्दू में अलहदा अमाउंट लिखी जाती है या फिगर में अलहदा लिखी जाती है, फिर ऊपर जो है वो डेट जो है वो बाद का लोगों को क्या करते हैं कि चेक दे देते हैं, वो कह देते हैं अच्छा जी कैश करवा लीजिएगा, तो वो चेक गुजरी हुई डेट का डाल देते हैं, आप देखते ही नहीं, ख्याल ही नहीं करते। अच्छा। यानी आपने उसकी डेट भी बराबर देखनी है, उसमें फिल हुई अमाउंट भी बराबर देखनी है, अपना नाम भी देखना, ये भी देखना उसके अकाउंट का चेक है और ये भी देखना कि साइन उसके हैं। अच्छा, अब देखें चेक जारी होता है, बाद का तो लोग 489F कहता है कि कोई कर्ज की अदायगी के एवज या फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन की बाबत चेक किसी ने दिया और वो चेक जो है वो डिसऑनर हो गया तो फिर जुर्म है और उसमें बैड इंटेंशन जो है वो मैलाफाइडी साबित करनी ज़रूरी है कि इसने पैसे देने थे, चेक दे दिया, अदायगी नहीं की, पेमेंट स्टॉप कर दी, फंड्स इनसफिशिएंट है, तो इसका मतलब है कि इसने मैलाफाइडली चेक दिया। और 489 भी यही कहता है डिसऑनेस्टली इशूइंग अ चेक, कि बदयांती से चेक का जारी करना। तो फिर कोई शख्स अगर जो है वो बात का तो ऐसा होता है कि लोग जो कंप्लेनेंट हैं, जो पर्चा करवाने वाला अग्रीव्ड बंदा है, ऐसा होता है कि बाद का तो पैसे उसने जो लेने होते हैं उसमें से पार्शियल कुछ पेमेंट ले लेता है, चेक उसके पास पूरी अमाउंट का होता है। अच्छा, अब वो चेक जो है वो उसको प्रेजेंट करता है, डिसऑनर करता है, प्रेजेंट करवा लिया उसने, डिसऑनर करवा लिया। जब उसने FIR दर्ज करवाने के लिए एप्लीकेशन लिखनी है ना, तो फिर उस पर लाजिम है कि वो बताए कि जी इसने मेरी इतनी पेमेंट देनी थी जब इसने मुझे चेक दिया था। अच्छा, उसमें से ये अमाउंट मैं वसूल कर चुका हूं, मेरी रिमेनिंग इतनी रहती है। बाद का तो लोग पार्शियल अमाउंट ले लेते हैं, पर्चा पूरी अमाउंट का करवा देते हैं। अदालतों में फिर जब केस जाता है तो वो बंदा कहता है जी ये देखिए इतने तो मैंने इसको दिए हुए हैं। तो उसको फिर क्या होता है कि पार्शियल पेमेंट पे उसकी बंदे की जमानत भी हो जाती है और ऑर्डर 37 का दावा इसमें होता है। देखिए, रिकवरी का दावा एक होता है आम सिविल कोर्ट में, एक इसमें जो है कि स्पेशल प्रोसीजर दिया गया ऑर्डर 37 CPC के तहत कि इसमें जो जितने भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, चेक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आता है, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज है, हुंडी है, चेक है, ये बेसिकली पेपर अगरचे एक कागज का टुकड़ा होता है लेकिन इसको वर्थ या वैल्यू इतनी दी गई है कि समझे इसको कैश ही समझा जाता है। तो अगर किसी का चेक डिसऑनर हो गया, अच्छा, अब एक तो वो FIR दर्ज करवाएगा। अच्छा, FIR दर्ज करवाने के बाद दूसरी रेमेडी उसके पास ये है, क्योंकि डिसऑनेस्टली चेक जारी करना एक जुर्म है और उसकी कानून में 3 साल तक सजा और जुर्माना दोनों सजाएं लिखी हुई हैं। लेकिन आपको पैसे कहां से मिलने हैं? वो पर्चे के प्रेशर में कोई आपसे राजीनामा करके पैसे दे दे, ठीक है, अदरवाइज क्रिमिनल केस में आपको अदालत पैसे नहीं दिलवाएगी, उसको सजा मिलेगी। तो आपने अगर अपने तो जुर्माना जो करती है अदालत वो किस सूरत में? देखिए, वो जुर्माना जो होता है ना वो तो स्टेट को जाता है, जो कंपनसेशन होती है वो पैसे जाते हैं अग्रीव्ड बंदे को। लेकिन अगर अग्रीव्ड बंदे को किसी ने 50 लाख का, करोड़ का, 2 करोड़ का चेक दिया है, अब उसने अपनी वो अमाउंट की रिकवरी में जाना है, तो उसके लिए कानून ने अलहदा से प्रोसीजर दिया है। उसमें ऑर्डर 37 CPC के तहत दावा दायर होता है और वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में दावा दायर होता है और वो एक समरी और स्पीडी ट्रायल है और कानून में टाइम फ्रेम दिया गया 4 या 6 महीने के, इसके अंदर अंदर इसका फैसला होना चाहिए। और जो शख्स वो दावा दायर करता है, तो जिसके खिलाफ दायर करता है, जब उसको नोटिस पहुंचता है तो कानून कहता है कि 10 दिन के अंदर अंदर उसने उस दावे को कंटेस्ट करने के लिए दरखास्त देनी होती है, एप्लीकेशन लीव टू कंटेस्ट। अगर उसकी दरखास्त मंजूर हो जाए कि उसकी बात में वजन है, फिर तो वो दावा शहादत में जाएगा। अदरवाइज अगर लीव टू कंटेस्ट खारिज होगी तो वहीं पे दावा डिक्री हो जाएगा और ये मनी डिक्री होती है। और ऐसे दावों में कोई बंदा जो अपनी जाके जमानत दे देता है ना, अक्सर लोगों का कॉन्सेप्ट है जी इसकी जगह मैंने जमानत दे दी, तो कोई बात नहीं है। ऑर्डर 37 के दावे में अगर कोई
कोई जाके जमानत देता है तो वो इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है तो कि इसके पैसे मैं दूंगा। तो लिहाजा अक्सर अवामुन्नास लोगों के झांसे में आके ऑर्डर 37 के दावे में, रिकवरी के दावे में अपनी जमानत दे देते हैं। और ऐसे ऐसे केसेस मैंने देखे हैं कि लोगों के वो प्रॉपर्टियां जिन्होंने जमानत दी थी, हालांकि उनका उसके साथ लेना देना कोई नहीं था, उस जमानत के चक्कर में उसकी प्रॉपर्टियां बिकी हैं, कुर्क हुई हैं, क्योंकि वो बंदा तो और लोगों को भी चेक दिए होते हैं। कितना क्रिटिकल मामला है कि अदालत में जाके किसी का जामिन बनना भी आपको फंसा सकता है। जिस तरह ऑर्डर 37 का दावा जो है ना, इसमें जामिन बड़ा समझ सोच के बनना चाहिए। और जिसकी आप जमानत दे रहे हैं उस पर आपको ट्रस्ट होना चाहिए, उसकी आप समझ सोच के दें। देखें लोग जमानतें देते हैं बिल्कुल, लेकिन ये सिंपल कंसेप्ट के साथ के कोई नहीं जमानत दे रहे हैं। में वो जो झूठे गवाह भी फिर रहे होते हैं, वो तो देखें एक क्रिमिनल प्रैक्टिस है, बिल्कुल है, लेकिन अदालतें इनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स करती रहती हैं। अपने चैम्बर में इनके आगे पीछे लोग रखे होता पता क्या है, दोनों रुख होते हैं तस्वीर के। ये जो टाउट फिरते होते हैं, झूठे मचल के झूठियां शाते हैं, तो अदालतों में अब जो है ना इस चीज का दरवाजा बहुत हद तक बंद हो गया है कि जो बंदा अदालत में मचलका देने आता है तो उसकी ज्यादा पुरानी बात नहीं है कम्बो साहब, कोई साल पहले की बात होगी। झूठे गवाह फिर रहे होते हैं और ऐसे इतने वकील नहीं होते जितने झूठे गवाह अपने होता पता क्या है। देखिए अदालत ने जो जमानत लेनी है ना, जिस बंदे ने जमानत देनी है उसका आईडी कार्ड चेक करना है, और जो प्रॉपर्टी की उसने जमानत देनी है अदालत ने वो प्रॉपर्टी चेक करनी है कि वो असल है या जेन्युइन। बाद का तो लोगों की प्रॉपर्टियां होती है लोग, लेकिन कानून ये भी कहता है कि आप एट ए टाइम एक बंदे की जमानत दे सकते हैं, और अब अदालतें उसकी रजिस्ट्री पे मोहर लगा देती हैं कि जब अब दूसरी जगह वो जमानत के लिए प्रेजेंट करेगा तो वहाँ पे इतराज आएगा कि पहले वो जो आपने पहली श्योरिटी दी थी वो डिस्चार्ज हुई है या नहीं हुई है। बहरहाल ये क्रिमिनल प्रैक्टिस है, इसके खिलाफ अदालतें जो हैं वो इसके कला कमा के लिए हुक्म पास करती रहती हैं, और अब ये प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जो है वो मिनिमाइज हुई है। अच्छा अब कम हुई है। अच्छा ये दीवानी सिविल केस क्या होता है? अदालत में ये जो दीवानी मुकदमा है किन मामलात में दायर किया जाता है? इसका कानूनी तरीका कार क्या? देखिए हम क्योंकि आज चेक की बात कर रहे हैं, तो चेक में हमने बताया एक तो किसी ने डिसऑनेस्टली चेक जारी कर दिया, वो चेक जो है वो अपने अकाउंट का था उसके, और उसने वो चेक बदयांती से मेलाफाइडली दिया कि उसकी नीयत नहीं थी पैसे देने की, सिर्फ चेक दे दिया, और वो चेक जो है प्रेजेंट किया और वो डिसऑनर हो गया। एक तो वो पर्चा उसके खिलाफ होगा, और पर्चा हो गया तो दूसरा मतलब बहुत सारे तरीके हैं चेक बाउंस करवाने के। सिग्नेचर भी गलत कर सकता है, डेट गलत लिख सकता है ना, अमाउंट में हेर फेर कर सकता है। ठीक है, आपने कहा था वो उस पर सेल्फ पे लिख सकता है, और क्या आपने बताया? हाँ जी, बस आप कैश भी लिख सकते हैं। देखिए चीटिंग, आप जब भी किसी से चेक लें तो अपने नाम का बनवा, अपने बाय नेम चेक लें, और उसके डेट चेक करें, और ये चेक करें कि वो अपने अकाउंट का दे रहा है। हाँ, और फिर अच्छा कम्बो साहब उसने चेक बना के दे दिया, जैसे मैंने वो इंट्रो में कहा है, चेक देने को सारे दे देते होते हैं, लेकिन आपके अकाउंट में अगर उसके पैसे नहीं है तो फिर क्या वो भी बाउंस चेक होगा, जाली चेक होगा? दो बातें होती हैं, वो क्या कार्रवाई? अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, आप पेमेंट अरेंज नहीं कर सके, तो फिर आप जो अग्रीड, देखिए वो तो फ्रॉड और क्रिमिनल इंटेंशन से बांट रहे हैं ना। इसी चीज को रोकने के लिए कि चेक का बेग दरेग इस्तेमाल, नेगेटिव इस्तेमाल, लोगों को लूटने के लिए इसका इस्तेमाल रोकने के लिए इसको जुर्म डिक्लेयर किया कि जी मेरे पास अब चेक आ गया है उसका। अच्छा बाद का तो ऐसा होता है कि चेक जो है वो आपके पास जो है वो जैसे मेरे पास चेक था ना, लोगों के ब्लैंक चेक होते हैं ना, मतलब सिर्फ साइन शुदा होते हैं, उस पर अमाउंट भी नहीं लिखी होती, तारीख भी नहीं लिखी होती, पैसे भी नहीं लिखे होते, वो जिसको पकड़ा दें वो फिल कर ले, वो पर्चा करवा दे। तो ऐसी सूरतों में अदालतें ये कहती हैं कि जिसके खिलाफ आपने चेक की इवज पैसे लेने के लिए पर्चा करवाया है, अदालतें कहती हैं कि आप उसके साथ अपना रिलेशन भी साबित करें कि आपके साथ इसका क्या रिलेशन था, आपने जो इसको पैसे दिए थे, जिसकी बाबत इसने चेक दिया था, उसकी क्या मनी ट्रेल है। अक्सर ऐसा लोग होता है कि जब किसी को कोई पैसे देते हैं, उधार देते हैं, उससे चेक लेते हैं तो साथ एक एग्रीमेंट लिखते हैं। तो अवामुन्नास को ये चाहिए कि जो भी कोई चेक ले उसका लिए एक अलहदा से एग्रीमेंट तहरीर कर ले, उसके अंदर उस चेक का नंबर भी लिख दे, और उसके अंदर ये भी लिख दे कि ये पेमेंट इसने मेरी देनी थी, आज इसने गवाहान के सामने कमिटमेंट की है, ये मुझे चेक दिया है और चेक का ये नंबर है और इसने ये मुझे चेक दिया है। तो अच्छा बाद का तो ऐसा होता है कि चेक जो है ना गारंटी के तौर पे होता है कि पैसे दो बंदों का लेन देन है, एक तीसरा बंदा कह देता है ठीक है जी ये मैं चेक देता हूँ, ये पैसे आपको ड्यू टाइम पे ना दे ना तो मैं आपको गारंटी देता हूँ इसकी। अच्छा वो बंदा पैसे नहीं देता तो वो चेक डिसऑनर हो जाता है। तो गारंटी चेक जो होते हैं, अगर तो जिस शख्स ने पैसे देने हैं उसने अग्रीव्ड बंदे को अपना ही चेक गारंटी के तौर पे दिया है, अदालतें फिर तो कहती है कि गारंटी भी दी तो तूने ही दिया, लेकिन अगर कोई तीसरा बंदा गारंटी देता है ना, उसका अपना लेना देना कोई नहीं, तो गारंटी के चेक्स पे भी अदालतें फिर जमानतें ले लेती है। अदालतों का
बेसिकली व्यू क्या है मोअज़्ज़ज़ अदालतों का कि चेक जो है ना जिसने जारी किया है और जिसको जारी किया है, इन दोनों का ताल्लुक इस्टेब्लिश होना चाहिए और लेन देन इस्टेब्लिश होना चाहिए। और तीसरा बंदा जो है वो उसके चेक को मिसयूज करना, या कोई चेक जो है वो किसी ने पेमेंट तो कर दी है लेकिन वो चेक जो है वो उसने वापस नहीं दिया, तो वो चेक जो है वो उस पर उसने पर्चा करवा दिया। या बाद कात हमारे बिजनेस कम्युनिटी जो है वो बहुत सारी ना कानूनी पेचीदगियां जो है उनका ख्याल नहीं रखते, कहते हैं कि अगर हम इनका ख्याल रखेंगे तो हम बिजनेस नहीं कर सकते, लोगों का ट्रस्ट नहीं हासिल कर सकते। तो लोग ऐसे ही कहते हैं अच्छा जी बिजनेस में चेक दे रहे होते हैं और ब्लैंक चेक दे रहे होते हैं। अक्सर आप किस्तों वाली दुकानों पे जाएं, कोई चीज़ लेनी है, वो जी चेक दे दें, एक अमाउंट हम खुद भर लेंगे। या बाद का तो होता है कि जी कोई बिजनेस मैन जो है वो अपने कहता है अच्छा जी आप ये चेक ले लें मेरा, तो वो चेक को कैजुअली यूज़ नहीं करना चाहिए। मतलब अगर आपकी इंटेंशन ठीक भी है, आपने किसी को बिजनेस ट्रांजैक्शन में ही देना है, लेन देन में भी देना है, लेकिन जो कानूनी एहतियातें हैं वो करनी ज़रूरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो कल को आप फंस जाएंगे, अच्छा, परेशानी का शिकार हो जाएंगे। चेक किसके नाम पर लेना ज़्यादा महफूज है, और क्या ब्लैंक चेक लेना दुरुस्त है, मुनासिब है, नहीं है? चेक लेने वाले को किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए जाहिर है कि वो किसी फ्रॉड, किसी स्कैम से बच सके? देखें जी, पहली बात तो ये है कि ब्लैंक चेक तो देना ही नहीं चाहिए कि आप सिंपल चेक बुक में से चेक काट के दे दें कि ये ले जी, सिर्फ साइन कर दें। अच्छा, नहीं तो ये तो आप किसी को ब्लैंक चेक वाली ये सिर्फ ये फिल्म होती है, ये सिर्फ देखें ये फिल्मों में होता है, रंगबाजी होती है, अपना बड़ा बैंक बैलेंस अपने आप को, तो लिहाजा फिल्मी जिंदगी का प्रैक्टिकल लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं है। ब्लैंक चेक देना अपने हाथ काट के अगले के हाथ में दे देना है। चेक बुक जो है वो आप बैंक में 10,000 से अकाउंट खुलवा के 500 की चेक बुक मिल जाती है, तो आप किसी को शो मारने के लिए ब्लैंक चेक दे दें, लेकिन कल को वो मुश्किल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बन जाती है और एक ना खत्म होने वाली आपकी परेशानी बन जाती है। नहीं, आपने देखे मेरी बात सुने, आपने चेक दे दिया, अब किसी के हाथ में आपने अपनी गर्दन दे दी कि वो आप पे कितनी तलवार चलाता है, कितनी अमाउंट वो भरता है, तो बाद में आप कहते रहे कि जी मेरा चेक गुम हो गया था, वो मेरी चेक बुक गुम हो गई थी। तो लिहाजा आपने अवामुन्नास को मैं कहूँगा कि चेक देते हुए बिल्कुल बेहतियाती नहीं करनी। चेक देते हुए आपने चेक को मुकम्मल फिल करके देना है। अगर आप गारंटी का चेक दे रहे हैं तो बैक पे लिखें कि ये मैं गारंटी का चेक दे रहा हूँ, क्योंकि लोग चेक ऐसे पकड़ा देते हैं फिल करके, तो वो बंदा कल को कहता है कि जी इसने ही मेरे पैसे देने थे, तो वो कहता नहीं जी मैंने नहीं देने थे, देना लेना उसका था, मैंने तो गारंटी दी थी। अगर कोई गारंटी का चेक दे रहा है तो वो गारंटी लिखे, और अगर अपनी अदायगी है या कोई लेन देन है उसको प्रॉपर अलहदा मुआहदे की सूरत में लिखे, वरना ये चेक का जो पर्चा है FIR भी होती है, जेल भी होती है, और साथ ऑर्डर 37 का जो दावा है रिकवरी का, ये स्पीडी ट्रैक है और ये मनी डिग्री है, और ये महीनों में डिग्री हो जाता है और ये पैसे देने पड़ते हैं। और इसमें जामन जो है, लोग जमानते भी जो है वो समझ सोच के दें कि इसमें वो जामन जो है वो उसको भी जो है वो अगर वो बंदा आगे पीछे हो गया तो वो पैसे उसको देने पड़ जाएंगे। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया चौधरी नसीर अहमद कंबो साहब आपके आने के लिए।